नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मेंडेलियन ससेप्टिबिलिटी टू माइक्रोबैक्टीरियम डिसीज़। अब ये बीमारी भी हमारी प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियेंसी के अंदर ही आती है और ये एक जनरली एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे सेट ऑफ इम्यूनोडिफिशियेंसी या फिर डिसीज़ेस आते हैं जो कि इसके अंदर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि उस बीमारी में इन सब अलग अलग बीमारियों में एक चीज़ कॉमन होती है कि वो माइक्रोबैक्टीरियम से होने वाली बीमारी से चांसेस उन लोगों के अंदर बढ़ जाते हैं। तो जो व्यक्ति के अंदर एक जीन या एक से ज़्यादा जीन खराब है या डिफेक्टिव है जिसके कारणवश वो माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा होने वाली बीमारियों से होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं, तो फिर उन्हें हम इस ब्रॉड टर्म के अंदर रखते हैं जिसका नाम है मेंडेलियन ससेप्टिबिलिटी टू माइक्रोबैक्टीरियम डिसीज़। अब होता क्या है, जनरली जो हमारा माइक्रोबैक्टीरियम है जो हमें बीमारियाँ देता है, जैसे हमारा ट्यूबरक्लोसिस हुआ या फिर हमारा लेप्रोसी हुआ, तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ जीन्स ऐसे ख़राब हो जाते हैं जिसके कारण जो माइक्रोबैक्टीरियम है उसके अगेंस्ट जो उसकी इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है, तो वो उसको माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा पीड़ित होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को फिर हम इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब जो हमारा नॉर्मल माइक्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन होता है तो हमारा बॉडी उसे डील कैसे करता है। तो सबसे पहले जब माइक्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन होता है तो हमारा जो माइक्रोफाजेस होते हैं लंग्स के अंदर या हमारे डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं जो ड्रेनेज लिम्फ नोड्स में रहते हैं, वो इन माइक्रोबैक्टीरियम को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं थ्रू यूजिंग पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। अब जैसे कि हम उनके पास TLR रिसेप्टर होता है या फिर TLR4 रिसेप्टर होते हैं। TLR2 और TLR4 रिसेप्टर द्वारा वो उस बैक्टीरियम को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अब एक बार रिकॉग्नाइज होने के बाद वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं हमारे लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड में जाके वो फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसके एक्टिवेशन के कारण एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फिर डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अब ये जो डिफ्रेंशिएशन और एक्टिवेशन होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोस्ट स्टिमुलेटिंग सिग्नल्स के अंदर की यूज़ से होता है, और ये कोस्ट स्टिमुलेटिंग सिग्नल बेसिकली CD40 और CD40L जो रिसेप्टर आते हैं, यहाँ पे CD40 जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर आता है और जो CD40L आता है ये T सेल के ऊपर आता है। तो ये दोनों की बाइंडिंग के कारण एक स्ट्रॉन्ग कोस्ट स्टिमुलेटरी सिग्नल जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को, जिसके कारण वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। अब जो ये एक्टिवेटेड और डिफ्रेंशिएटेड एंटीजन प्रोड्यूसिंग सेल्स है ये बनाते हैं इंटरल्यूकिन 12 और इंटरल्यूकिन 22, जो जाके बाइंड कर सकता है टी हेल्पर सेल से और NK सेल से रिस्पेक्टिवली। यानी कि इंटरल्यूकिन 12 है जो जाके टी हेल्पर सेल से बाइंड करेगा और जो इंटरल्यूकिन 12 है वो जाके NK सेल से बाइंड करेगा, LK सेल यानी नेचुरल किलर सेल्स। तो एक बार ये बाइंडिंग के बाद ये क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन ऑफ दूसरे साइटोकाइन जैसे इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 17 या फिर ट्यूबरनेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, इन लोग का ये सब साइटोकाइंस का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। अब जो हमारा पॉजिटिव लूप आता है इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा टी हेल्पर सेल्स आता है वो डिफ्रेंशिएट होता है टी हेल्पर 1 टाइप ऑफ सेल में, और वो और ज़्यादा इंटरफेरॉन गामा बनाता है। अब जो ये इंटरफेरॉन गामा बना है ये जाता है और बाइंड करता है इंटरफेरॉन गामा रिसेप्टर जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर आता है। अब ये बाइंडिंग की वजह से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर एक सिग्नल कास्केड स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर जेनस काइनेसिस एंड STAT1 का यूज़ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जैक स्टैक पाथवे का यूज़ हो रहा है सिग्नलिंग के लिए। तो इस सिग्नलिंग के कारण क्या होता है कि जो हमारा माइक्रोफाइजस या फिर कोई फाइगोसाइटोसिस सेल आता है वो जाते हैं और जो माइक्रोबैक्टीरियम है उससे फाइगोसाइटोसिस करते हैं, यानी उसका वो छोटे बैक्टीरियल सेल्स को अपने अंदर लेते हैं और थ्रू यूजिंग फाइगोलाइसोसोमल फ्यूज़न, और उनके बाद उनका वो जो सेल्स मतलब बैक्टीरिया रहता है वो लाइसोसोम्स के अंदर चले जाता है, यहाँ पे वो डिग्रेड हो जाता है बैक्टीरिया। तो वहाँ पे बैक्टीरिया को मार दिया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट मतलब कि बना दिया जाता है ताकि वो शरीर को कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी अब ना करे। तो ये नॉर्मल माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन में ऐसा होता है जिसके अंदर हमारे इम्यूनिटी वो जो बैक्टीरिया उसने लास्ट में ख़त्म कर देता है, हमें बचाता है। लेकिन जब हमारा ये जो डिसीज़ होता है, मतलब अगर एक जीन या एक से ज़्यादा जीन्स जो ये पूरे सिस्टम में यानी यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे यूज़ हो रहा हो, ऐसे जीन्स जाके ख़राब हो जाए अगर, तो वो प्रोसेस सही से नहीं होता, जिसके कारण हमारा जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और वो माइक्रोबियल या माइक्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन इन पर्टिकुलर उनसे पीड़ित होने के चांसेस हमारे व्यक्ति की बढ़ जाती है।
तो आज तक हमें 6 जीन्स ऐसे मिले हैं जिसके ख़राब होने के कारण जो व्यक्ति है उससे माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो 6 जीन हैं वो पर्टिकुलरली 3 पाथवे में यूज़ होते हैं, इंटरफेरॉन गामा पाथवे सिग्नलिंग पाथवे, इंटरल्यूकिन 12 सिग्नलिंग पाथवे और इंटरल्यूकिन 23 सिग्नलिंग पाथवे। अब ये जो ये तीनों पाथवे में कहाँ मतलब ये जो 6 जीन है क्या क्या बनाने में काम आते हैं, तो पहला तो है इंटरल्यूकिन 12 के लिए, या फिर इंटरल्यूकिन 12 के रिसेप्टर बनाने के लिए, या इंटरफेरॉन गामा आएगा वहाँ पे, इंटरफेरॉन गामा रिसेप्टर बनाने में यहाँ पे दोनों चेन मतलब कि इंटरफेरॉन गामा के 2 चेन आते हैं, तो दोनों चेन बनाने के लिए वो जो जीन रहेगा वो STAT1 का चेन रहेगा, या फिर एक काइनेस जिसका नाम है TYK2 काइनेस या टायरोसिन काइनेस 2, जो उसकी इंटरल्यूकिन सिग्नलिंग में काम में आता है, तो वो उसको बनाने का जीन। तो ये 6 जीन लाते हैं जो यहाँ पे जिनके ख़राब होने की वजह से या फिर सही से काम ना करने की वजह से जो व्यक्ति है हमारा वो माइक्रोबैक्टीरियम के इन्फेक्शन से पीड़ित होने के चांस उसके बढ़ जाते हैं। अब इसके अलावा एक और जीन है जिसका नाम है नीमोजीन। ये नीमोजीन बेसिकली क्या करता है, हमारे जो दूसरा सिग्नल ट्रांजेक्शन मॉलिक्यूल या फिर प्रोटीन है जिसका नाम है NF-κB, तो वो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है या सिग्नल ट्रांजेक्शन मॉलिक्यूल है उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम नीमो करता है। अब जो ये NF-κB है ये क्या करता है, बेसिकली ये अफेक्ट कर सकता है हमारे CD40 डिपेंडेंट इंडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 12 पाथवे। तो वो बेसिकली इंटरल्यूकिन 12 वाला सिग्नलिंग पाथवे है, तो उसके अंदर इसका रोल रहता है। और हमारा जो नीमो है वो इस जो NF-κB इस मॉलिक्यूल को मतलब इसके बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम में आता है। तो जाहिर सी बात है अगर नीमो जीन में कोई गड़बड़ी आ गई तो फिर वो सही से इसे कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके वजह से हमारा जो सिग्नलिंग रहता है इंटरल्यूकिन 12 का वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है अगेंस्ट माइक्रोबैक्टीरियम। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा उसी प्रकार डिपेंडिंग अपॉन मतलब कौन सा स्पेसिफिक जीन जो हमारा ख़राब हुआ है या फिर सही काम नहीं कर रहा है या फिर कौन से टाइप का म्यूटेशन हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति है वो उससे कौन से टाइप के बैक्टीरिया से पीड़ित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कि कौन से स्पेसिफिक टाइप का जीन खराब हुआ है या कौन से टाइप का म्यूटेशन है, उस हिसाब से ही उसकी इम्यूनिटी वीक होगी और उसी हिसाब से ही उस व्यक्ति के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ता या कम होता है। अब तो ये हमें जब हमें ये पता चल जाता है कि उसके अंदर कौन सा स्पेसिफिक जीन मतलब सही से काम नहीं कर रहा या कौन से टाइप का म्यूटेशन है उस कुछ स्पेसिफिक जीन्स में, तो हमें प्रोग्नोसिस यानी बीमारी होने से पहले ही पता करना कि उससे कौन सी बीमारी हो सकती है, तो उसे कहते हैं प्रोग्नोसिस। तो हमें प्रोग्नोसिस में बहुत ही मदद मिलती है और हम उसे पहले ही मतलब कि हाँ एक बार हमें पता चला कि इस व्यक्ति को माइक्रोबैक्टीरियम से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर मतलब कुछ जीन्स सही से काम नहीं कर रहे, तो हम उससे पहले ही उसके लिए ट्रीट कर सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी को पहले ही उस तरह से बना सकते हैं कि वो माइक्रोबैक्टीरियम के खिलाफ पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग रहे। तो आज के हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने एक ही टॉपिक को कवर किया क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ये भी बेसिकली प्राइमरी इम्यूनो डिफिशिएंसी में ही आता है। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।